जय हिंद बच्चों। आज हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका झिल्ली वाला टॉपिक देखते हैं। इसको हमें कवर करना है। कोशिका झिल्ली चाहे यूकैरियोटिक कोशिका की हो या प्रोकैरियोटिक कोशिका की हो, दोनों की कोशिका झिल्ली बिल्कुल एक जैसी होती है। झिल्ली के संरचना में कोई अंतर नहीं होता है। तो यूकैरियोटिक कोशिका झिल्ली देख लेते हैं और इसी से आपको प्रोकैरियोटिक की कोशिका झिल्ली का भी पता चल जाएगा। वस्तुतः कोशिका झिल्ली कोशिका के बाहर चारों तरफ से पाई जाती है और कोशिका के भीतर में जो कोशिकांग है, उन कोशिकांगों के बाहर में भी कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कोशिका में सबसे बाहर से जो झिल्ली है, उस झिल्ली का नाम प्लाज्मा झिल्ली होता है। उसे हम लोग प्लाज्मा झिल्ली के नाम से पुकारते हैं। लेकिन कोशिका के भीतर में जो कोशिकांग है, उसके बाहर में जो झिल्ली है, उन झिल्लियों को उसी कोशिकांग की झिल्ली के नाम से हम लोग पुकारते हैं। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। जैसे केंद्रक को जो झिल्ली घेर रही होगी, उसको हम लोग केंद्रक की झिल्ली बोलेंगे। उसी तरह से जो क्लोरोप्लास्ट को घेर रही होगी, उसको क्लोरोप्लास्ट की झिल्ली बोलेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को घेरने वाली झिल्ली माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडी को घेरने वाली झिल्ली मेम्ब्रेन ऑफ गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को घेरने वाली झिल्ली मेम्ब्रेन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इत्यादि। इस तरह से झिल्ली का अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम हो जा रहा है, लेकिन ये सारी झिल्लियां संरचनात्मक दृष्टिकोण से एक जैसी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी वैसी ही संरचना है और यूकैरियोटिक कोशिका में भी झिल्ली की वैसी ही संरचना है। ये सभी झिल्लियां, चाहे कोशिका के भीतर पाए जाने वाले कोशिकांगों की झिल्ली हो या फिर कोशिका के बाहर जो एक मुख्य झिल्ली है जिसको प्लाज्मा झिल्ली कह रहे हैं, वह है, सभी झिल्लियों को मिलाकर हम लोग कोशिका झिल्ली ही बोलते हैं। 1950 ईस्वी में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई, उसके बाद ही कोशिका झिल्ली की जानकारी लोगों को हो पाई। उससे पहले कोशिका झिल्ली की जानकारी लोगों को नहीं थी, नहीं हो पा रही थी या नहीं उसका पता चल रहा था। झिल्ली की संरचना के बारे में अध्ययन करने के लिए जो सबसे सुलभ कोशिका उपलब्ध हुई मानवों को या वैज्ञानिकों को, आरबीसी वाली कोशिका थी। आरबीसी वाली कोशिका पर ही सर्वाधिक एक्सपेरिमेंट हुए हैं। आरबीसी की कोशिका की झिल्ली पर ही, झिल्ली की संरचना के संदर्भ में सर्वाधिक एक्सपेरिमेंट किया है लोगों ने, और उसी से कोशिका झिल्ली की संरचना का लोगों को पता चला। आरबीसी की कोशिका को उपयोग करना आसान था और साथ ही साथ इससे ये पता चला, जो इसमें वसा की 2 तहें होती है, आसानी से आरबीसी उपलब्ध हो पाती थी। खून का एक बूंद भी यदि है उपलब्ध है तो उसमें आरबीसी की कई कोशिकाएं उपलब्ध हो जाती थी। तो इस वजह से आरबीसी की कोशिका झिल्ली पर सर्वाधिक एक्सपेरिमेंट हुए हैं झिल्ली की संरचना के संदर्भ में। तो आरबीसी की कोशिका झिल्ली से ही पता चला कि झिल्ली में वसा की 2 तहें होती है, 2 लेयर्स होते हैं, जिसको लिपिड बाइलेयर कहते हैं हम लोग। यहाँ बगल में हमने बाइलेयर की एक तस्वीर बना रखी है। इस लिपिड मॉलिक्यूल्स में से यदि एक लिपिड मॉलिक्यूल्स को हम लोग देखेंगे तो एक लिपिड मॉलिक्यूल्स का नाम होता है फॉस्फोग्लिसराइड। फॉस्फोग्लिसराइड की संरचना यदि देखेंगे हम लोग तो इसमें 2 हिस्से होते हैं, एक इसका हेड होता है और 2 इसमें टेल होते हैं। हेड जो होता है ये आपका हाइड्रोफिलिक होता है, जल स्नेही होता है, पानी से इसको लगाव होता है, साथ ही साथ ये ध्रुवीय भी होता है, पोलर भी होता है। और टेल जो होते हैं ये आपका जल भीरू होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, ये पानी से दूर भागने की चाहत रखता है या इच्छा रखता है, और ये एपोलर होता है, अध्रुवीय होता है। अब झिल्ली में वसा की 2 तहें होती है, ये बात 1905 ईस्वी में 2 वैज्ञानिकों के एक्सपेरिमेंट से पता चला है, जिनका नाम है गॉर्टर और ग्रैंडल। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उससे पता चला कि झिल्ली में वसा की 2 तहें होती है। इसके बाद फॉस्फोग्लिसराइड अणु का जो हेड है, ये अभी हमने इशारा कर दिया है, हेड जो होता है ये पोलर होता है और टेल जो होता है ये नॉन पोलर होता है। और इसी वजह से हेड दोनों तरफ, यदि झिल्ली की मूल संरचना देखेंगे आप तो दोनों तरफ हेड बाहर की तरफ है और दोनों ही फॉस्फोग्लिसराइड मॉलिक्यूल का टेल एक तरफ हो जा रहा है। क्योंकि कोशिका में बाहर का माध्यम और कोशिका के अंदर का माध्यम जलीय ही होता है और जल से लगाव हेड को है, और इस वजह से हेड बाहर की तरफ है और दोनों झिल्ली के वसा के दोनों लेयर्स में टेल दोनों का एक तरफ है, वो पानी से दूर की तरफ रहना चाह रहा है। बाद में और भी बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशंस हुए, लोगों ने और एक्सपेरिमेंट किया, उससे पता चला लोगों को, वैज्ञानिकों को, कि झिल्ली में केवल वसा की ही 2 तहें नहीं होती है। वसा के अलावा झिल्ली में कार्बोहाइड्रेट भी होता है
और प्रोटीन भी पाए जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन भी पाए जाते हैं। अब अलग अलग जो जीव हैं उनकी कोशिका झिल्ली में इस तीनों का परसेंटेज अलग अलग है। सभी जीवों के कोशिका झिल्ली में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये तीन ही मटेरियल हैं, लेकिन तीनों मटेरियल के परसेंटेज में बेटा फर्क है। सभी जीवों के कोशिका झिल्ली में ये तीन पदार्थ हैं मौजूद, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। इन पदार्थों के परसेंटेज में फर्क आता है और यही एक झिल्ली दूसरे से थोड़ा सा अलग करता है, लेकिन मौलिक संरचना अलग नहीं होती है। मौलिक संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर सभी जीवों के कोशिका झिल्ली की एक जैसी ही होती है। जैसे हमने मानव का लिया है, मानव के आरबीसी की झिल्ली में प्रोटीन 52% है और इसमें लिपिड जो है ये 40% है। तो 52 और 40 को जोड़ें, ये 92% हो गए। लिपिड है 40%, प्रोटीन है 52%, बाद बाकी 8% जो बचे वो आपके कार्बोहाइड्रेट हो जाएंगे। तो मनुष्य के आरबीसी की कोशिका झिल्ली में कार्बोहाइड्रेट 8%, प्रोटीन 52% और वसा या लिपिड जो है उसमें 40% के आसपास में रह रहा है। ठीक है, तो अलग अलग जीवों की कोशिका झिल्ली में ये अलग अलग होते हैं। अब झिल्ली में वसा की दो तहें हैं, इस पर हम लोगों ने चर्चा कर ली। थोड़ी चर्चा प्रोटीन की भी कर लेते हैं। झिल्ली में जो प्रोटीन पाए जा रहे हैं वो दो तरह से मौजूद है। कुछ प्रोटीन ऐसे हैं इसमें जो पूरे झिल्ली के आर पार गया हुआ है। आप इस तस्वीर में इसको देख सकते हैं, एक और एक्सपेरिमेंट है यहाँ पर, इसको देख सकते हैं। इसमें देखिएगा, कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जो झिल्ली में पूरे आर पार गया हुआ है और कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जो झिल्ली में सतही रूप से या बाहर की तरफ से ये लगे रहते हैं, चिपके रहते हैं। तो इस आधार पर प्रोटीन को दो हिस्सों में हम लोग बांट लेते हैं, या यूं कहते हैं कि दो तरह के प्रोटीन है झिल्ली में। एक प्रोटीन जो झिल्ली के आर पार गया हुआ है उसको हम लोग इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। इसी का नाम इंट्रिंसिक प्रोटीन भी है या ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी इसको कहते हैं। यह प्रोटीन झिल्ली में पूरी तरह से धंसी रहती है, झिल्ली के आर पार गई हुई रहती है। यदि हमें इस प्रोटीन को वहां से निकालना हो तो बिना झिल्ली को तोड़फाड़ किए ये प्रोटीन तो नहीं निकलेगी, क्योंकि लिपिड के बाइलेयर के बीच बीच में ये पूरी तरह से धंसी हुई है। इस प्रोटीन को वहां से निकालेंगे तो झिल्ली निश्चित रूप से टूटेगी। तो झिल्ली को तोड़े फोड़े बिना इंटीग्रल प्रोटीन को झिल्ली में से नहीं निकाला जा सकता है। ये हमने यहाँ लिखा, रप्चर किए बिना इसको झिल्ली में से हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो बाहर की तरफ एक प्रोटीन है जिसको परिधीय प्रोटीन या बाह्य प्रोटीन कहते हैं। ये फॉस्फोग्लिसराइड मॉलिक्यूल से ऐसे ही अटैच रहता है, सतही तौर पर अटैच रहता है, मतलब सिर्फ बाहर स्थित है ये। इस प्रोटीन को यदि हमें झिल्ली में से निकालना होगा तो झिल्ली को तोड़ने फोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये प्रोटीन झिल्ली में से आसानी से निकल जाता है। तो इस पर क्वेश्चन भी होता है आपको कि कौन सा प्रोटीन झिल्ली में से इजीली रिमूवेबल है, मतलब आसानी से उसे हम रिमूव कर सकते हैं। तो जो एक्सट्रिंजिक प्रोटीन है या बाह्य प्रोटीन है, परिधीय प्रोटीन है, इसको आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन इंटीग्रल प्रोटीन को झिल्ली में से आसानी से नहीं निकाल सकते। उसको निकालने के लिए झिल्ली को तोड़ना फोड़ना ही पड़ेगा। झिल्ली जब तक नहीं टूटेगी फटेगी तब तक वो बाहर नहीं निकलेगा। अब कोशिका झिल्ली में मौजूद कार्बोहाइड्रेट, आपने प्रोटीन की बात कर ली, आपने वसा की बात कर ली, थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट की बात कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट झिल्ली में दो जगह जुड़ा हुआ है, जैसा कि फिगर में हमने दिखाया आपको। एक जगह वो प्रोटीन से भी जुड़ा हुआ है और दूसरी जगह वो वसा से भी जुड़ा हुआ था। उस फिगर में आप देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट जो है इस कोशिका झिल्ली में दो जगह जुड़े हुए हैं। देखो, ये कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स है, ये प्रोटीन है, प्रोटीन से भी जुड़ा हुआ, और इसको देखोगे यह भी कार्बोहाइड्रेट वाला मॉलिक्यूल है। ये यहाँ पर किससे जुड़ा हुआ है? वसा से जुड़ा हुआ है। ये लेयर वसा का है। तो कार्बोहाइड्रेट या तो प्रोटीन से जुड़ा हुआ है और या नहीं तो वसा से जुड़ा हुआ है। जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से जुड़ा रहता है तो वैसे कार्बोहाइड्रेट का नाम हो जाता है ग्लाइकोप्रोटीन। याद रखना होगा, कार्बोहाइड्रेट जब प्रोटीन से जुड़ा रहता है तो वैसे कार्बोहाइड्रेट का नाम होता है ग्लाइकोप्रोटीन, और जब कार्बोहाइड्रेट वसा से जुड़ा रहेगा तो वैसे कार्बोहाइड्रेट को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड।
तो कार्बोहाइड्रेट दो तरह का हो गया, एक ग्लाइकोप्रोटीन हो गया और एक ग्लाइकोलिपिड हो गया। दोनों कहाँ हैं जुड़े हुए, ये इसके नाम से ही हमें पता चल रहा होता है। वैसा कार्बोहाइड्रेट जो प्रोटीन से जुड़ा हुआ है उसको ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे उस कार्बोहाइड्रेट को, और जो कार्बोहाइड्रेट आपका वसा से जुड़ा हुआ है उसको हम लोग ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ तक? आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद झिल्ली की संरचना के बारे में और बेहतर ढंग से, झिल्ली की संरचना के बारे में और बेहतर ढंग से 1972 ईस्वी में पता चला है। दो वैज्ञानिक एक सिंगर हैं और दूसरे हैं निकोलसन। सिंगर और निकोलसन ने 1972 ईस्वी में झिल्ली की संरचना को बताने के लिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया है, तरल किरमीर नमूना दिया है। हमें आज इस पर चर्चा भी थोड़ी विस्तार से ही करनी है क्योंकि इस पर क्वेश्चन भी होगा, लेकिन इसका मेजर पार्ट हमने पीछे ही बता दिया है। इस नमूना में अलग से कोई नई बात नहीं है बेटा, जो पीछे चर्चा कर रहे थे वो इसी नमूना के आधार पर हम लोग कर रहे थे कि लिपिड का दो लेयर है, वसा की दो तहें हैं, लिपिड बाइलेयर होता है और प्रोटीन धसे होते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन है, फिर एक्सट्रिंजिक प्रोटीन है, बाह्य प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स इसमें लगे होते हैं, अटैच्ड होते हैं। इस तल में इन लोगों ने कहा कि झिल्ली का जो मूल ढांचा है, मूल संरचना है, वो किसकी बनी है। यदि ये सवाल पूछा जाए कि झिल्ली का जो मेन फ्रेमवर्क है, स्केलेटन है, वो किसका बना हुआ है, किस मटेरियल का बना हुआ है, तो क्या जवाब होगा? लिपिड का बना हुआ है। झिल्ली की मूल संरचना लिपिड बाइलेयर की बनी हुई है। लिपिड बाइलेयर में प्रोटीन धंसा हुआ है और कार्बोहाइड्रेट फिर कहीं कहीं लगा हुआ है, या तो उस प्रोटीन से या नहीं तो उस लिपिड से। तो इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का नमूना यहाँ है, ये आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। इसको देखना होगा, आप बार बार देखेंगे, इससे तो कई क्वेश्चन यहाँ से आपको ऐसे भी समझ में आ जाएगा। जो कंसेप्ट है बोल रहा हूँ वो ऐसे भी समझ में आ जाएगा कि झिल्ली के संरचना में कहाँ क्या होता है, और थोड़ी सी मेरी बात को ध्यान में रखिएगा तो ये याद ही आपको हो जाएगा, कोई ऐसा भारी चीज नहीं है। अब यहाँ पर इससे लिपिड की प्रकृति जो है, लिपिड का नेचर है, ये सेमी फ्लूइड होता है, मतलब अर्ध तरलीय प्रकृति की होती है। पूरी तरह से रिजिड नहीं है, कठोर नहीं है, हार्ड नहीं है, सेमी फ्लूइड है, मतलब थोड़ा सा इसमें लचीलापन का गुण पाया जाता है, ये हिल डोल सकता है। और इसी वजह से इसके भीतर जो प्रोटीन धंसे हुए हैं वो जब ये हिल डोल सकेगा तो ये प्रोटीन भी थोड़ा सा लेटरल मूवमेंट कर सकेगा। आप देखो जैसे यहाँ पर दबा रहे हो तो यहाँ भी तो सेल्स हैं, यहाँ भी झिल्ली होगी, नहीं होगी? अब ये दब रहा है इतनी आसानी से, इसका मतलब है कि इस झिल्ली में लचीलापन का गुण पाया जा रहा है। और ये लचीलापन का गुण मुख्य रूप से किस अणु की वजह से है? तो वसा की अणु की वजह से। ये याद रखना होगा हम लोग, ठीक है ना? लेकिन पादप कोशिका को क्या इस तरह से दबाते हैं तो बड़े आसानी से दब पा रहा है? क्यों नहीं दब पा रहा है? क्योंकि पादप कोशिका की कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल वॉल पाया जाता है, जो कि बड़ा हार्ड होता है, कठोर होता है, इसलिए पादप कोशिका नहीं दबती है। लेकिन जंतु कोशिका को दबाते हैं तो आसानी से दब रही है। तो यहाँ कोशिका भित्ति नहीं है, प्लाज्मा झिल्ली है, और प्लाज्मा झिल्ली में इसका जो नेचर है वो सेमी फ्लूइड नेचर का होता है, खास करके लिपिड का, और इसी वजह से इसमें थोड़ा सा हल्का सा मूवमेंट पाया जाता है, ये इजीली मूवेबल हो पाता है। तो इसमें इसके सेमी फ्लूइड नेचर की वजह से इसमें प्रोटीन थोड़ा सा मूवमेंट कर सकता है, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत दूर ऐसा नहीं जी यहाँ से निकल के कहीं और भाग जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपस में आसपास में वो हिल डोल सकता है। ये इसकी खूबी होती है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये जो फ्लूइडिटी है, ये झिल्ली की जो तरलता है, झिल्ली में जो तरलता का गुण है, थोड़ा सा इधर उधर कर रहा है, क्या इसका फायदा भी है या ऐसे ही ये इधर उधर कर रहा है? बने टाइट रहता तो अच्छा होता। तो इसका, इस फ्लूइडिटी का कई फायदा होता है, ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। जरा देख लोगे, कोशिका झिल्ली की जो फ्लूइडिटी ये कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। पहला इसमें हमने लिखा है सेल ग्रोथ में ये मदद करता है, कोशिका की वृद्धि में मदद करता है। कोई कड़ा चीज हो, हार्ड चीज में दे देंगे तो कोशिका की वृद्धि नहीं हो पाएगी, क्योंकि कवच यदि बना के दे दें तो वृद्धि दिक्कत करेगा, नहीं करेगा। लेकिन यदि थोड़ा सा ढीला ढाला चीज है तो उसमें लूज है तो वो ग्रोथ आसानी से इसका हो पाता है, तो सेल ग्रोथ में मदद करता है। इसके अलावा इंटरसेल्यूलर जंक्शंस में मदद करता है।
एक कोशिका दूसरे कोशिका से, ऐसा तो नहीं है कि अकेली कोशिका है जीवों के शरीर में या हम लोगों के शरीर में, और भी कोशिकाएं हैं, और एक कोशिका दूसरे कोशिका से इंटर कम्युनिकेट भी करता है। सेल के जंक्शंस बनते हैं, सेल एक दूसरे से मटेरियल का आदान प्रदान भी करता है। तो एक कोशिका को दूसरे कोशिका से कनेक्ट करने के लिए, इंटरसेल्युलर जंक्शंस बनाने के लिए झिल्ली का तरल होना जरूरी है। यदि झिल्ली बड़ा कड़ा होगा तो एक कोशिका की झिल्ली दूसरे कोशिका की झिल्ली से, या एक कोशिका दूसरे कोशिका से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। यदि ये हार्ड होगा तो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो एक इसमें भी फायदा मिलता है, मदद मिलता है, इंटरसेल्युलर जंक्शंस में का निर्माण कर रहा है। दूसरा, सिक्रीशन में मदद करता है। सिक्रीशन की चर्चा हम लोग इस चैप्टर में आगे और करेंगे विस्तार से, जब अंतःप्रद्रव्य जालिका पढ़ोगे, गोल्जी बॉडी पढ़ोगे, वहां सिक्रीशन की बात हम लोग विस्तार से करेंगे, उधर भी देखना है। एक है इंडोसाइटोसिस में मदद करता है, और फिर कोशिका विभाजन में भी ये मदद करता है। तो सेल डिवीजन में भी मदद करता है। सेल डिवीजन भी विस्तार से हमें पढ़ना है, ये हमारा 10वां चैप्टर भी होता है, तो वहां चलेंगे तो सेल डिवीजन को बड़े विस्तार से देखेंगे। यदि कड़ा होगा तो फिर उधर दिक्कत होती है, और सेल डिवीजन में भी हमको मदद मिलती है। कोशिका झिल्ली के तरल होने की वजह से कोशिका विभाजन में भी हमें मदद मिलती है। ठीक है, इतनी बातें।